हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का वी मैथ्स पर। तो आज बेटा हम लोग चैप्टर नंबर 5 करेंगे अपना शुरू, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो 4 चैप्टर्स हम लोग अपने कंप्लीट कर चुके हैं अभी तक, उनके क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस किए हैं। और इस संडे से हमने, जो कि कल से हमने शुरू की थी बेटा, अपनी एक नई सीरीज़ शुरू करी है जिसमें हम 20 क्वेश्चंस ले रहे थे। तो उसमें कमेंट्स में आप लोगों ने कुछ सजेशंस दिए हैं कि सर उसमें 30 क्वेश्चंस आप ले लो। तो नेक्स्ट टाइम से हम लोग कोशिश करते हैं 30 ले लेंगे। अगर 30 भी आपको कम लगेंगे तो फिर और बढ़ा लेंगे, नहीं तो 30 क्वेश्चन इनफ होंगे उस चीज़ के लिए। तो हम लोग अपना शुरू करते हैं नेक्स्ट चैप्टर। तो ये कंसेप्ट वीडियो रहेगी, इसमें मैं जितने भी चैप्टर में कंसेप्ट आपके हैं उस पर डिस्कस कर लूँगा। बाकी इसके जो क्वेश्चंस रहेंगे, अब यहाँ से हमारा देखिए जो मेन चैप्टर्स जो है ना शुरू हो जाते हैं, जहाँ से क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा बढ़ा के आपसे पूछ सकता है वो केवीएस में। ठीक है, अभी तक जो हमारे चैप्टर्स चल रहे थे वो बहुत ही बेसिक चैप्टर्स थे हमारे, वहाँ से हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है बनी है। वहाँ से क्वेश्चंस आपका ज़्यादा टिपिकल नहीं आएगा। अगर मुश्किल क्वेश्चन आपसे पूछ भी लेता है वो, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो उस चीज़ में चला जाएगा कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में आपको उलझाने की कोशिश कर सकता है। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से शुरू हो जाएगा चैप्टर, अब फिर आगे एपी आ जाएगा, फिर सर्कल्स आएंगे, फिर पूरा हम लोग ज्योमेट्री पढ़ते हुए फिर मेंसुरेशन की तरफ चलेंगे। वहाँ पे लेवल्स को थोड़ा सा बढ़ाया जा सकता है। उधर हम क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिस है वो थोड़ी ज़्यादा करेंगे। ठीक है, तो कंसेप्ट अपना शुरू करते हैं। जो हमारा फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पे आप इसको ax स्क्वायर कर लीजिएगा, 2 लिखा हुआ है। तो देखिए हमने चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स में पढ़ा था। क्या पढ़ा था पॉलिनोमियल्स में, याद है आपको? तो वहाँ हमने देखो बेटा पढ़ा था कि अपना कोई भी जो वेरिएबल होता है, जैसे कि वेरिएबल, सिंगल वेरिएबल हमने पढ़ा है, उसमें डबल वेरिएबल पढ़ा है। ठीक ठीक जी। क्या पढ़ा था उसमें कि जब भी पावर हमारी होल नंबर होगी तो हमारा क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। कि वो 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन इंटीजर्स में नहीं हो सकती हमारी। इंटीजर क्यों नहीं? अगर नेगेटिव पावर चली जाती है तो पॉलिनोमियल नहीं होता। फिर हमने वहाँ पे पढ़ा था कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो डिग्री बेटा क्या पढ़ा था? डिग्री में हमने पढ़ा था कि जो पावर होती है, मैक्सिमम पावर कितनी है। कोई भी एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है आपके सामने, उसमें जो मैक्सिमम पावर है उसी को हम डिग्री कहते थे। फिर हमने, अगर आपको याद है तो, पढ़ा था लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है और क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है। तो वहाँ मैंने आपसे डिस्कस किया था कि जिसकी डिग्री 1 होती है वो लीनियर पॉलिनोमियल कहलाता है, डिग्री 2 वाला आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, और जिसकी डिग्री 3 होती है वो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है। तो यहाँ हमारा जो चैप्टर है बेटा क्वाड्रेटिक के ऊपर ही है। तो जो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता था जिसकी डिग्री 2 रहती थी, ठीक है, तो उसमें मैंने आपको वहाँ भी एक बार आपको एक हिंट दिया था कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ेंगे तो मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा कि पॉलिनोमियल में और उसमें इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है। तो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना था, आप कहोगे सर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ पे ए नॉट इक्वल टू 0 था। पहली चीज़, ए 0 क्यों नहीं हो सकता? अगर ए 0 हो जाएगा बेटा आपका, तो डिग्री 2 वाला जो है वो टर्म खत्म हो जाएगी हमारी, तो लीनियर पॉलिनोमियल में कन्वर्ट हो जाएगा वो। ठीक है, तो इक्वेशन में और पॉलिनोमियल में डिफरेंस क्या हुआ कि जब मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर इक्वेट कर देता हूँ किसी भी चीज़ से, तो मान लो मैंने उसको इक्वल टू 0 डाल दिया, मैंने वहाँ पे उसको इक्वेट कर दिया बेटा आपके सामने। तो इक्वल टू में अगर 0 डाल रहा हूँ तो वो क्या बन जाएगी, वो अब आपकी एक इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, इक्वल टू में मैंने 5 डाल दिया तो वो भी आपकी एक इक्वेशन बन जाएगी कि आपने इक्वेट कर दिया है किसी चीज़ को। ठीक है, तो यही चीज़ है हमारा जो क्वाड्रेटिक, देखो पॉलिनोमियल की हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती थी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये मेरा यहाँ तक अगर मैं इतना आपके सामने लिख दूँ तो आप कहोगे ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, लेकिन इसी चीज़ को मैं अगर इक्वल टू 0 डाल देता हूँ बेटा, तो ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। यहाँ पे क्या होगा, एक कंडीशन और आती है, देखो वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0। वो चीज़ यहाँ पे भी लागू होती है कि ए 0 क्यों नहीं होगा सर। अगर आप देखो इस ए को अगर 0 कर दोगे, मान लो एक्स स्क्वायर के साथ का कोफिशिएंट आपका 0 बन गया, तो क्या होगा, आपकी एक्स स्क्वायर वाली टर्म पूरी कैंसिल हो जाएगी। कैंसिल हो जाएगी तो ये एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। लीनियर इक्वेशन बनेगी कैसी, जो हमने चैप्टर नंबर 3 में अपना पढ़ा था। ठीक है, तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई इसकी। वहाँ पे देखो एक चीज़ और डिस्कस करी थी हमने उस चैप्टर में, कि वहाँ हमने पढ़ा था कि उसकी जीरोज़ क्या होती हैं। पॉलिनोमियल की हमने जीरोज़ पढ़ी थी। तो जीरोज़ क्या थी कि ऐसी वैल्यू जो जिसको मैं पॉलिनोमियल के अंदर पुट कर दूं वो उस पूरे पॉलिनोमियल को ही ज़ीरो बना दे, उसको हम लोग जीरोज़ बोलते थे। अब यहाँ जो इक्वेशन आ गया है आपका, इसको जीरोज़ की जगह मैं रूट्स कहने लग जाऊंगा, इसको सॉल्यूशंस कहते हैं हम लोग। जैसे सॉल्यूशन क्या होता है कि एक्स की क्या वैल्यू मैं पुट कर सकता हूँ, सिमिलरली यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ हम बोलेंगे कि इसकी रूट्स क्या है, इक्वेशन की रूट्स क्या है।
रूट मतलब कि ऐसी वो वैल्यूज जिनको मैं x की जगह पुट कर दूं और मेरी इक्वेशन जो है सेटिस्फाई कर जाए, ठीक है। तो यहाँ हम क्या बोलेंगे उसको कि रूट्स ऑफ द इक्वेशन, रूट्स की हम लोग बात करेंगे, ठीक है। वहाँ अब पोलिनोमियल का चैप्टर देखो फिर रिकॉल करूंगा मैं आपका, कि जब पोलिनोमियल की बात करते थे हम कहते थे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज कितनी हो सकती है, जितनी उसकी डिग्री होती है। अगर डिग्री 2 है तो मैक्सिमम जीरो उसकी 2 हो सकती हैं, ठीक है। ऐसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिग्री 2 है तो इसकी मैक्सिमम रूट्स जो होंगी वो 2 होंगी। अब आगे चल के इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे वो रूट्स बेटा आपकी रियल भी हो सकती है, रूट्स आपकी जो है इमेजनरी भी हो सकती है। इमेजनरी जो है आपका केविन ने सिलेबस में डिफाइन नहीं किया, लेकिन उसको थोड़ा सा एस्पेक्ट हम टच कर लेंगे उस चीज़ का भी। बाकी रियल रूट्स के बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है, ठीक। नेक्स्ट हमारा देखो क्या पॉइंट कहता है, नेक्स्ट हमारा है सॉल्यूशन करना है हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। देखो आपके सामने लिखा भी हुआ है ओनली रियल रूट्स, कि हम सिर्फ रियल रूट्स की बात करेंगे। अब उसने डिफाइन कर दिया हमें, लिमिट दे दिया हमें कि आप सिर्फ रियल रूट्स पढ़ के आओ। हम आपका बस उसमें से क्वेश्चन पूछेंगे, उसमें भी हम आपको फंसा सकते हैं, ठीक है, हम फंसेंगे नहीं। लेकिन तो इसमें देखो हमें चैप्टर में क्या दे दिया कि फैक्टराइजेशन से मेथड्स दे दिए इसने कि कैसे कैसे आप निकालिए। फैक्टराइजेशन है और बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। अब देखो यहाँ पे मैं आपको 2-3 चीज़ें बताऊंगा कि मैं आपके सामने देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख देता हूँ कि आपके सामने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मान लो 2x² + 3x + 8 = 0। ऐसी कोई जो है आपके सामने इक्वेशन लिख दी मैंने। अब मैं कह रहा हूँ इस इक्वेशन को आप लोग सॉल्व करिए, ठीक। तो सॉल्व करने के यहाँ पे बेटा हमारे पास कई तरीके हैं। एक तरीका हमारे पास क्या हो जाएगा कि हम इसको फैक्टराइज कर दें। अब फैक्टराइजेशन मैंने आपको पॉलिनोमियल में भी सिखाया था कि जो मिडल टर्म होती है ना, देखो यहाँ मेरी मिडल टर्म क्या है 3x, कि मैं इस मिडल टर्म को ऐसी 2 टर्म्स में स्प्लिट कर दूं, जिसको हम स्प्लिटिंग भी करते थे। देखो उसमें एक टर्म आई थी कि स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, हम उसको सॉल्यूशन करते थे। तो इसको हम स्प्लिट कर दें, कैसी 2 टर्म्स में स्प्लिट करें कि मेरा a और c का प्रोडक्ट आ जाए, मतलब 8 2 16 आ जाए, और उसका एडिशन करूं तो मेरा 3 बन जाए। अगर मेरे को ऐसी चीज़ें मिल रही हैं तो मैं उसको तुरंत फैक्टराइजेशन से कर सकता हूँ, ठीक है। और अगर मेरे को बेटा ऐसी चीज़ें नहीं मिल रही है तो देखो मान लो मैं अगर इस 8 को आपका यहाँ पे, इस 8 नंबर को मैं यहाँ पे आपका 6 बना देता हूँ, ठीक है। और यहाँ मैं आपका कितना बना दूँ, यहाँ मैं आपका 4 बना दूँ। तो अब आप देखिए कि मल्टीप्लाई करोगे जब आप a और c को, तो आप कहोगे सर ये तो मेरा 12 बन गया, ठीक है। और लेकिन मैं सम करूं तो मेरा 4x आना चाहिए, सम करूं तो मेरा 4x आना चाहिए। तो क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? ऐसा पॉसिबल, देखो अगर मैं इसको भी माइनस कर दूं तो आपका आ सकता है, आप कह सकते हो कि -6x और +2x में तोड़ दो सर आप इसको आप तोड़ो, +6x और -2x में आप इसको तोड़ दो सर। ये देखो अब मेरा क्या हो गया, मैंने स्प्लिट कर दिया, इसको स्प्लिट कर दिया। तो देखो इस चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2x² + 6x -2x -6। यहाँ से मैंने 2x को कॉमन लिया तो x + 3 मेरा निकल के आ गया। यहाँ से -1 कॉमन लिया तो माइनस में 2 कॉमन लिया तो x + 3 यहाँ से भी मेरा आ गया, ठीक है। ये 2 नहीं आएगा आपका यहाँ पे, इसको हटा देते हैं। तो आपका देखो एक फैक्टर बन गया x + 3 और एक फैक्टर बन गया आपका 2x - 2 = 0 आपका चल रहा था। अब जब दो फैक्टर आपके, इसी को बोलते हैं फैक्टराइजेशन, दो फैक्टर जब आपके = 0 आ गए, देखिए एक चीज़ यहाँ सीखिए, कभी भी दो चीज़ों का प्रोडक्ट आपका 0 आ गया, इसका मतलब क्या होगा, कोई भी एक वैल्यू उसमें से 0 रही होगी या दोनों वैल्यू 0 रही होंगी, ठीक है। अगर मैं क्या बताता हूँ, 0 से किसी भी नंबर को आप मल्टीप्लाई कराते हो तो वो आपका 0 बना देता है। तो इसका मैं उल्टा बोल रहा हूँ आपसे, मैं कह रहा हूँ कि ऐसे दो नंबर्स थे जिनको प्रोडक्ट करवाया तो आपका आंसर 0 आ गया। तो आप क्या कहोगे, सर इसमें से एक तो 0 रहा होगा, कहोगे ना आप। तो इसमें से एक या तो x + 3 0 रहा होगा या 2x - 2 0 रहा होगा। तो x + 3 अगर 0 रहा होगा तो इसको डाल दिया 0 के बराबर, और अगर 2x - 2 0 रहा होगा तो इसको डाल दिया। तो x की वैल्यू -3 और इधर 2x की वैल्यू 2 बन जाएगी, x की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो जो 1 और -3 है बेटा, ये आपके रूट्स निकल के आ गए, मतलब कि आपका सॉल्यूशन निकल के आ गया इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है। इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं फैक्टराइजेशन। अब जैसे फैक्टराइजेशन होता है, ऐसे ही हमारा क्या होता है, एक कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड होता है। कैसा मेथड होता है हमारा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। और थर्ड नंबर पे होता है हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब केविन ने अपने सिलेबस में देखो हमें ये डिफाइन ही नहीं किया कि आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से भी आप सीखो। लेकिन एक चीज़ मैं आपको देखो हिंट देता हूँ, जो आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है जिसको हम श्रीधराचार्य भी बोलते हैं,
वो बनता कैसे है, वो बनता ही आपका बेटा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से है, कि आप जब उसका स्क्वायर का कंप्लीट स्क्वायर करते हो उससे ही आपका डिराइव होता होता श्रीधराचार्य वाला फॉर्मूला आपका निकल के आया था, जिसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे मैं आपके सामने देखो एक इसी क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं। मान लो कि क्या था 2x² + 4x - 6, तो आपके सामने इक्वेशन है 2x² + 4x - 6 = 0। मैं आपको एक बार कंप्लीटिंग द स्क्वायर भी दिखा देता हूँ कि सोल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले आप क्या करिए, आप x का कोफिशिएंट 1 बनाइए, x स्क्वायर का, तो आपने 2 से डिवाइड करवाया तो ये x² + 2x - 3 = 0 हो गया। ठीक, अब a + b का होल स्क्वायर कितना होता है, a² + b² + 2ab होता है सर। ठीक है, ये आप जानते हैं। तो अगर मैं इस चीज़ को देखो, मेरे पास लिखा हुआ है x² + 2x, मैं चाहता हूँ कि मैं इसको एक होल स्क्वायर की टर्म में लेके आ जाऊँ। तो जो आपका बेटा ये x के साथ में कोफिशिएंट लिखा हुआ है ना, अब देखो मैं आपको अलग से एक फॉर्मूला लिख के दिखाता हूँ। मान लो मैंने लिख दिया a + b होल स्क्वायर क्या होता है, आप कहोगे a² + b² होता है सर, प्लस में 2ab होता है। तो ये 2ab कैसे आता है कि आप सर 2 तो है आपका, उसके साथ आपने पहले टर्म को a को और b को मल्टीप्लाई करवाया था। तो यहाँ जो आपका 2x लिखा हुआ है, आप कहोगे सर 2 तो इसमें आएगा ही आएगा, फिर इसमें एक a आएगा और इसमें एक b आएगा। तो ये a को अगर मैं x मान लूँ तो b मेरा क्या बचा, आप कहोगे सर b की जगह 1 बचा मेरा। तो वही चीज़ है कि आप सीधा b कैसे निकाल सकते हो, जो x के साथ कोफिशिएंट है उसका हाफ कर दो। हाफ क्यों करने को बोला मैंने, कि आपने अगर 2ab को आप हाफ करोगे तो आपका a भी बचा, और a तो मेरा x ही है, तो मेरा b ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से आपने अगर किया तो x² + 2x - 3 है आपका। ठीक है, मैं कह रहा हूँ आप इसमें एक b² को ऐड कर दो, तो b की वैल्यू आपकी 1 है। तो आप क्या करोगे, इसी इक्वेशन में x² + 2x, देखो मैं दूसरे इंक से दिखाऊंगा आपको, कि आपने 1 ऐड कर दिया और 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब एक इक्वेशन में आपने एक बार जोड़ दिया और एक बार घटा दिया, तो उससे आपकी इक्वेशन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, = 0 तो रहेगी रहेगी। ये आ गया -3 = 0। अब देखिए आपकी इतनी टर्म जो है ये आपकी बेटा x + 1 का होल स्क्वायर बना देगी। ठीक है, और यहाँ -4 बन गया = 0। अब x + 1 का होल स्क्वायर जब आप करोगे = 4 आ गया। अब यहाँ से अंडर रूट लगा दोगे दोनों तरफ, तो x + 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, आप कहोगे 2 आ गई सर। तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, +-2 आई है। ठीक है, जब भी हम रूट लगाते हैं तो √4 किया हमें, तो हमें क्या मिला, +-2 मिल गया। तो x की वैल्यू एक बार तो आ जाएगी 213, और एक बार आ जाएगी, ये 1 था उधर -1 बनाएगा आपका जाके। ठीक है, एक बार तो आपकी सॉरी यहाँ पे बेटा आएगी -2 -1, तो ये -3 आ जाएगी, और एक बार आपकी आएगी +2 -1, तो ये 1 आ जाएगी। तो देखो यहाँ से भी आपकी -3 और 1 निकल के आई। ये क्या किया हमने, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड किया। कैसे होता है एक बार फिर से सुनिएगा। जो पहले x² का कोफिशिएंट 1 कर लो आप, ठीक, फिर जो x के साथ में कोफिशिएंट्स लिखे हुए हैं उसका हाफ करके उसका होल स्क्वायर ऐड करा दो, सब्ट्रैक्ट करा दो। अब जो ऐड कराया था उससे आपका एक होल स्क्वायर बन जाएगा, और जो सब्ट्रैक्ट कराया था उससे आपको एक कांस्टेंट टर्म मिल जाएगी, उसको इक्वेट करवा दो उससे, अंडर रूट लगाओगे तो प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, आप x की वैल्यू सोल्व कर लो तो आपका आ जाएगा। अब पढ़ते हैं हम लोग थर्ड चीज़ हमारी। थर्ड मेथड हमारा होता है बेटा जिसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी बोलते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है क्या हमारे पास, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारा है श्रीधराचार्य वाला ये। तो उसमें क्या कहता है कि मान लो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक, वो कहता है कि आप क्या करो, आप निकालो सबसे पहले b² - 4ac। क्या करो आप, b² - 4ac, इसको हम लोग बोल देते हैं डिस्क्रिमिनेंट, जिसको हम कैपिटल D से डिनोट करते हैं, कि आप पहले इस चीज़ को निकालने में जाओ। आप क्या निकालोगे, b² - 4ac। अब देखो 3 कंडीशंस हमारे पास होती हैं, ये कंडीशन हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। अब ये कहता है कि मैं इससे डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के, मैं इसको ग्रीन से शो कर देता हूँ, डायरेक्ट हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, मतलब इसके सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। श्रीधराचार्य हमें क्या कहता है कि x की वैल्यू होती है -b ± अंडर रूट में b² - 4ac अपॉन 2a। आप अगर इस फॉर्मूले में बेटा पुट कर दोगे ना वैल्यूज़ को, अब b क्या है, b सर मेरा x के साथ आने वाला कोफिशिएंट है। a क्या है मेरा, a सर मेरा x² के साथ आने वाला कोफिशिएंट है। c मेरी एक कांस्टेंट टर्म है। ठीक है,
आप इस फॉर्मूला में पुट करो। यहाँ से देखो आपकी दो रूट्स निकल के आ रही है, एक आएगी माइनस बी प्लस लगा के फिर अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, दूसरी आपकी रूट आ जाएगी माइनस बी माइनस साइन वाला रूट आ जाएगा आपका। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट करो, इसी को श्रीधराचार्य भी बोलते हैं और इसी चीज़ को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलते हैं। ये आपका बना कैसे है, जो आपका कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड होता है उसी से आपका ये डिराइव होता है। यहाँ मैं आपको अभी नहीं समझा रहा हूँ, अगर आप चाहते हो कि आपको समझना है नीचे कमेंट्स में लिख देना, इसके लिए मैं आपकी 2-3 मिनट की एक अलग से शॉर्ट वीडियो बना के डाल दूंगा कि ये कैसे डिराइव होता है। बाकी आपका कहीं यूज़ नहीं होगा, ये आपको बस फॉर्मूला आना चाहिए इसका। ठीक है, ये आपका डायरेक्ट दे देता है। उसके बाद देखिए फिर यहाँ अगला आपका टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट्स। अब नेचर ऑफ रूट से आपका क्या मतलब है, इसका नेचर ऑफ रूट्स ये कहना चाह रहा है कि आपकी रूट्स रियल होंगी, इमेजनरी होंगी, इक्वल होंगी या अनइक्वल होंगी, इस चीज़ से वो बताना चाह रहा है। अब डिस्क्रिमिनेंट क्या हुआ, डिस्क्रिमिनेंट एक ऐसी चीज़ होगी कि जो एक ऐसा टर्म हमें दे दिया, श्रीधराचार्य ने एक ऐसी चीज़ बोल दी कि आपका एक मैं डी की वैल्यू देने जा रहा हूँ, डी की मुझे ऐसी वैल्यू दे दी कि जो डिसाइड कराएगी कि हम डायरेक्ट इक्वेशन देखेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वहाँ से हम डी की वैल्यू निकालेंगे। वो वैल्यू निकाल के बेटा डायरेक्ट हमें ये पता लगा सकते हैं हम लोग कि हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट जो वैल्यूज़ आएंगी कि हमारी जो रूट्स हैं, जो सॉल्यूशंस हैं, वो रियल होंगे, इक्वल होंगे या रियल और अनइक्वल होंगे या फिर इमेजनरी होंगे। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे पूरा मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, डिराइव नहीं करूँगा कि कैसे आया, बस आपको जस्ट जो पता होना चाहिए वो मैं लिख देता हूँ। देखो आपकी इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, ये है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पे अब मैंने क्या बताया था कि आप निकालिए b² माइनस 4ac। अगर ये b² माइनस 4ac आपका ग्रेटर और इक्वल टू 0 आया, ध्यान से सुनिएगा, अगर ये आपका ग्रेटर और इक्वल टू 0 आया तो आपकी रूट्स बेटा रियल होती हैं, और अगर b² माइनस 4ac की वैल्यू आपकी लेस देन 0 आया तो आपकी रूट्स इमेजनरी होती हैं। आपके सिलेबस में जो डिफाइंड है वो सिर्फ रियल रूट्स के बारे में बोला गया है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले b² माइनस 4ac निकालिए। कैसे निकलेगा सर, देखो x के साथ लिखा हुआ है b, तो उसका स्क्वायर कर दिया आपने, माइनस साइन लगाया, 4 किया, 4 को मल्टीप्लाई कराना आपको a से और c से। a क्या है, जो x² के साथ कोफिशिएंट है, c है मेरा कांस्टेंट टर्म। ठीक है, अब इसी चीज़ को ये देखो डिटरमाइन करा रहा है कि वो रियल होंगी या इमेजनरी होंगी, इस वजह से ही बेटा इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, इसको हम कैपिटल डी से डिनोट करवाते हैं। ठीक है, ये आपकी दो कंडीशंस हो गई। फिर तीसरी कंडीशन में आपको एक और बताता हूँ यहाँ पे। अब इसको और अगर हम लोग बेटा और ओपन करके देखें तो अगर d जो है मेरा मतलब कि b² माइनस 4ac अगर ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, कि 0 से बड़ा है, 0 के बराबर नहीं है, 0 से बड़ा मतलब कि पॉजिटिव अगर मेरा निकल के आया, तो उस केस में मेरी रूट्स जो होंगी कैसी होंगी, मेरी रूट्स बेटा उस केस में होंगी रियल होंगी एक तो पहली चीज़, और अनइक्वल होंगी कि दोनों बराबर नहीं होंगी। ठीक है, अलग अलग निकल के मेरी आ जाएगी। सेकंड कंडीशन क्या कहती है, अगर d है, डिस्क्रिमिनेंट क्या है, b² माइनस 4ac, अगर ये इक्वल टू 0 आ जाता है, इक्वल टू 0 आ जाता है, तो उस केस में बेटा मेरी रूट्स कैसी निकल के आएंगी, मेरी रूट्स जो निकल के आएंगी बेटा, एक तो पहली चीज़ रियल आएंगी और वो इक्वल रूट्स निकल के आएंगी, कि अगर एक x की वैल्यू 1 मिल रही है तो मेरे को दूसरी रूट भी 1 ही मिलेगी। ठीक है, फिर थर्ड कंडीशन हमारी क्या है, थर्ड हमें ये कहती है कि अगर d मतलब कि b² माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 हो जाएगी तो रूट्स हमारी जो है इमेजनरी हो जाएंगी। अब इमेजनरी कैसे हो जाएंगी, उसमें देखो कॉम्प्लेक्स नंबर का बेटा हमारा केस आ जाता है, जहाँ पे हम लोग आयोटा एक टर्म आ जाती है, अंडर रूट में कभी भी माइनस बन जाता है तो हमारा वो होता है। ये बनता क्यों है, देखिए होता क्यों है ये ऐसा रियल और ये सब वाला, हमने क्या देखा कि x की वैल्यू क्या बोलता है वो, श्रीधराचार्य बोलता है कि माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस 4ac अपॉन 2a। अब देखिए हम अभी तक पढ़ते आ रहे थे कि अंडर रूट जो होता है हमारा, रूट जो है हमारा एक पॉजिटिव टर्म होती है, रूट के बाहर कभी भी कोई नंबर निकल के आएगा तो वो पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक, तो जब b² माइनस 4ac अगर 0 है या 0 से बड़ा है तो उसका स्क्वायर रूट करेंगे तो पॉजिटिव टर्म मिल जाएगी। अगर वो लेस देन 0 है, मान लो कि ये मेरा ये अंदर की वैल्यू मेरी -5 आ गई, अब -5 का तो रूट हमें नहीं निकालना आता। ठीक है, वो हमारा 11th
क्लास में जाके शुरू होता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कॉन्सेप्ट आ जाता है कि हम लोग उसको 5 इंटू अंडर रूट माइनस 1 लिख लेते हैं कि आयोटा बन जाता है। वो आयोटा क्या होता है, एक इमेजनरी नंबर हम लोग मान लेते हैं, लेकिन हमें सिलेबस में डिफाइंड है कि आप सिर्फ रियल रूट्स की बात करिए, तो हम सिर्फ रियल रूट्स में रहेंगे। क्वेश्चंस भी जो हम लोग करेंगे रियल रूट्स के ही करेंगे। बाद में जब एक बार सिलेबस हमारा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हो सकता है कुछ इमेजनरी के भी हम लोग क्वेश्चंस ले लेंगे। यहाँ बेटा आपका सिलेबस जो है, मतलब जो आपका चैप्टर था, कंसेप्ट इतना ही है आपका जो है। क्वेश्चंस हम लोग कल से शुरू करेंगे अपने 25-25 क्वेश्चन रखेंगे इस बार हम लोग अपना वीडियो में। सोच रहे हैं कि इस चैप्टर के हम करीब 100 क्वेश्चंस तो लेके चलें, या तो आपके मैं 75 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा दूंगा, 25 क्वेश्चन आपको खुद से दे दूंगा, आप टेलीग्राम ग्रुप पे डाल देंगे, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा उसका, वहाँ से जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो कंसेप्ट हमारा आज का इतना ही था, कल से हम लोग इसकी प्रैक्टिस शुरू करेंगे। बाकी आपको कोई भी क्वेश्चन है, करना है, जो भी है, तो या तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाओ हमारे, या फिर आप कमेंट सेक्शन में अपना डाल सकते हो क्वेश्चन। ठीक है, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। थैंक यू।